हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल M&M बाई एस ए पे। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं आज। क्लास 10 में अब तक हम कर चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा कर चुके हैं, HCF फाइंड आउट करना सीख के हैं, और उसके बाद हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। और प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप कैसे एलसीएम और HCF फाइंड आउट करते हैं ये हमने सीख लिया अब तक। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे लास्ट, तो आप यहाँ पर आई बटन को प्रेस कीजिएगा और आपको वहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनको देखे बिना आप ये वाला पोर्शन आपको शायद ना समझ में आए, प्रॉब्लम आएगी इसको समझने में, क्योंकि बेसिक का काम करेगा आपके लिए वो। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? ये क्या होता है एक्चुअली, यहां पे तो नेक्स्ट पोर्शन है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, वो आपको समझना है थोड़ा सा। कि ये स्टेटमेंट सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूं। ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। यानी कि कोई भी प्राइम नंबर जो है उसको हम अगर प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि कंपोजिट नंबर की वैल्यू अगर हम चाहिए तो वो प्राइम के प्रोडक्ट करने से ही हमें मिलती है। जैसे कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, अगर आपको याद हो, तो 12 के प्राइम फैक्टर्स हमने किए थे, तो आए थे 2 इंटू 2 इंटू 3। यानी कि आपने अगर नोट किया हो, 12 जो कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 स्क्वायर इंटू 3 आया था, यानी कि इसमें प्राइम नंबर्स ही यूज होते हैं, है ना। तो कोई भी कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। इसी का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। दैट मीन्स इफ एनी नंबर a इज गिवन, a कोई भी नंबर है आपके पास, कंपोजिट नंबर है कोई भी, और दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p1 इंटू p2 इंटू p3 and so on up to pn and raised to the power alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n। मतलब कहने का सिंपल सा है कि प्राइम फैक्टर्स भी हो सकते हैं, उनकी पावर भी हो सकती है। जैसे 12 की बात की थी तो 2 स्क्वायर इंटू 3 आया था, यानी कि प्राइम नंबर तो आएंगे आएंगे, उनकी पावर भी आ सकती है। तो ये है आपका इस थ्योरम का मीनिंग, ठीक। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है टू प्रूव दैट 6 raised to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। अब 6 की जगह पे कोई भी हो सकता है, कंपोजिट नंबर कुछ भी ले सकते हो। 6 की जगह 4 हो सकता है, 6 की जगह 12 हो सकता है, 6 की जगह 8 हो सकता है, मतलब कुछ भी कंपोजिट नंबर होना चाहिए यहाँ पे। और रेस्ट टू द पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0। मतलब कहने का सिंपल सा है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाने की कोशिश करता हूँ। 6 पावर n का मीनिंग क्या होता है? जैसे 6 में पावर आप 1 करेंगे 6 आएगा, 6 में पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा, 6 में पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा, एंड सो ऑन चलता जाएगा ऐसे ही। तो जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं पावर में n पे जाएंगे, आप कितने भी पावर लेके चले जाइए, आप क्यों ना, आप चाहे n की वैल्यू कितना भी हाईएस्ट वैल्यू लेके जा सकते हो, तो कभी भी वो वैल्यू लास्ट में उसमें 0 नहीं आएगा। दैट मीन्स देखिए, यहाँ से देखिएगा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, इसमें हर जगह 6 आता है, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे 12 होता, तो 12 में क्या होता, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, फिर उसमें फिर उसका फिर से 12 इंटू करेंगे तो लास्ट में 8 आ जाएगा, आप करके देखना, ठीक है ना। तो इस तरह करते 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 हम देखेंगे कि कभी भी उसमें भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो अब हम ये नहीं है कि हम प्रूव ऐसे करके एग्जाम्पल देके दिखाएंगे, ऐसा नहीं करना आपको इसको प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा। अब हमें पता है, आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए, किसी भी नंबर में 0 कब आता है लास्ट में। कोई भी नंबर है इसमें लास्ट में 0 कब आता है। जैसे 20 है ना, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है ना, जिनके लास्ट में 0 उसी के आएगा, जिसमें लास्ट में 0 आएगा, मतलब वो 5 इंटू 2 से ही मतलब उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। कुछ भले बड़ा मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए 40 है, जैसे सपोज 40 है, 40 में लास्ट में क्या है, 0 है ना, तो 40 होने के लिए उसको बनना पड़ेगा 2 इंटू 2, यानी कि 4 इंटू कितना हो गया, 4 2 जा 8 एंड 5 जा 20। यानी कि आपने कुछ नोटिस किया, क्या हुआ, आप नोटिस कीजिए जरा कि लास्ट में जब 0 आया तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स या तो 2 है या 5 है। कोई भी नंबर आप ले लीजिए जिसमें लास्ट में 0 आए, उसमें आप देखेंगे 2 और 5 जरूर मिलेगा,
ठीक है, जिसमें 2 और 5 आएगा ना, यानी कि वो 2 और 5 मिला के 10 बन जाएगा। 10 का मल्टीपल हमेशा लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, यानी कि 2 और 5 होना जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी नंबर को एंड विद 0 होने के लिए उसमें 2 और 5 प्राइम नंबर्स का होना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, अगर ये नहीं है दोनों के दोनों, एक है तो भी नहीं चलेगा, दोनों होने जरूरी है। तो क्या देखिए दोनों आ रहे हैं, जैसे 6 पावर n था, 6 पावर n था, तो 6 का जो यहाँ पे बेस है, बेस के जो प्राइम फैक्टर्स आप बनाएंगे तो वो आएगा 2 into 3 और रेज़ टू द पावर n। अब आपने क्या देखा कि इसमें प्राइम फैक्टर्स आए हैं 2 और 3। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपको लास्ट में 0 उसी के बनेगा जिसमें आपका प्राइम नंबर्स 2 और 5 आएंगे, वो ही लास्ट में 0 आएगा उसके। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप देखेंगे 2 और 3 आ रहा है, और 2 और 3 आएगा तो वो 6 बनाएगा, बट 2 into 5 नहीं है, दैट मीन्स इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। सो आपको लिखना कैसे है, वी नो दैट, ये आपको लिखना है, ध्यान रखिएगा, वी नो दैट एनी नंबर दैट एंड विद द डिजिट 0 दैट शुड कंटेन प्राइम नंबर्स 2 and 5 in its prime factorization. Clear? Then if we check it for 6 raised to the power n, then the prime numbers used will be 2 and 3, and in that case it can never end with the digit 0, because for 0 there should be 2 prime factors, that is 2 and 5, but here 5 is not there, so it cannot end with the letter digit 0. क्लियर? ये आपको नोट करना है, ये आपको लिख के आना है एग्जाम में, कैलकुलेशन ही इसमें सिर्फ लिखने का काम है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट पोर्शन आपका है इफ p इज एनी प्राइम। ये आपका थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार आता है, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, कोई भी हो, आपका हर बार एक क्वेश्चन जरूर मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे वो। अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या है कंसेप्ट। p कोई भी प्राइम नंबर है सपोज, और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है वो p प्राइम कोई भी, और तो p डिवाइड a ऑल्सो, तो p जो होगा वो a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, p जो होगा वो स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम आपको सोल्ड भी है, एनसीईआरटी की बुक में सोल्ड है, थ्योरेटिकली करने का है, जैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने की थी उसी पे बेस्ड है। आप उसको जरूर देखिएगा, ज़्यादा लंबी नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज पार्ट है, आप अपने आप कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, मेन जो स्टेटमेंट है वो जरूर आपको याद रखनी है कि आपको क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट करेंगे उसमें ही काम आएगी स्टेटमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर, p कोई भी प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p डिवाइड a ऑल्सो, देन p a को भी डिवाइड करेगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है √3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इरेशनल नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो होगा दैट इज शो करना आपको, दैट इज एन इरेशनल नंबर। यहाँ पे 3 की जगह पे 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, मीन्स टू से यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर आप ले सकते हैं, यानी कि √2 होगा तो भी वही क्वेश्चन की वैल्यू सेम चलेगा, सेम प्रूफ चलेगा। रूट में 5 होगा तो भी सेम, मतलब प्राइम होगा अगर रूट के अंदर तो सेम कंडीशन, सेम वैल्यू चलेंगी, बस 3 की जगह 5 या 2 या जो भी 7 या 11 कुछ भी हो प्राइम, वो आप पुट कर देना, वो एज इट इज चलेंगे। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसका प्रूफ। वी हैव टू प्रूव दैट इट इज एन इरेशनल नंबर। सो टू प्रूव √3 is an irrational number. So start करते हैं। Let us suppose that, अब जब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करें वो होगा कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन क्या होता है कि हम पहले अज्यूम करेंगे कि ये चीज ऐसा नहीं है, ठीक है ना, जो चीज हमें प्रूव करनी है हम उसे उल्टा लेके चलेंगे और फिर हम प्रूव कर देंगे कि हमने जो अज्यूम किया वो गलत था। दैट मीन्स आप रिवर्स में चले जाएंगे, मतलब जो गलत था तो सही क्या था, जो गिवन है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि जो बोला गया उसे उल्टा लेके चलिए और फिर प्रूव करके दिखा दीजिए, तो हो ही नहीं सकता और फिर वो अपने आप गलत हो जाएगा अजम्पशन, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सपोज दैट √3 इज ए रैशनल नंबर। देखिए कोई भी नंबर अगर इरेशनल नहीं है तो रैशनल होगा, और कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है,
दैट कैन बी रिटन एज p by q, है ना। सो देयरफॉर √3 कैन बी रिटन एज p by q। कोई भी आपके पास रैशनल नंबर होता है वो p by q फॉर्म में आप नोट कर सकते हैं, वेयर q is not equal to 0 and p and q are co-prime। ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे किया है ये मोस्ट जो कहते हैं ना वैल्यूएबल लाइन है ये यहाँ पे। अगर आपने ये लाइन नहीं नोट की, ये आपने नहीं लिखा है एग्जाम में, तो नंबर आपके नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारा का सारा जो मेन कहते हैं ना इसके ऊपर बेस ही इसी के ऊपर, इस लाइन के ऊपर। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ मतलब क्या है। यहाँ पे हमने पी और क्यू जो लिया है ना, that are co-prime। co-prime means the numbers that can not divide each other, यानी कि एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते। सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो आपस में एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकते उसको आप कहते हैं co-prime numbers। co-prime नंबर जो एक दूसरे को डिवाइड ना करे, ठीक है ना। तो ये आपके पास टू नंबर्स p एंड q कैसे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा p इज इक्वल टू √3 q। क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आती होगी। सो नेक्स्ट स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो p स्क्वेयर इज इक्वल टू 3q स्क्वेयर। अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड होगी तो आप समझ गए होंगे p का स्क्वेयर एज इट इज रहेगा। √3 q स्क्वेयर करेंगे तो √3 से स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, q स्क्वेयर बचेगा। और यहां से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, वो उलझ जाते हैं, गलत कर देते हैं। यहां से डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, एक लाइन आएगी, आप क्या कीजिए, देखिए 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। ये 3 को आप क्या कीजिए, डिवाइड में ले जाइए, ठीक है ना। तो p स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू q स्क्वेयर। क्लियर, यानी कि p और q क्या थे यहाँ पर, p और q यहाँ पे इंटीजर लेते हो, कोई भी रैशनल नंबर है तो p एंड q आर इंटीजर्स। ये भी आप ऐड कर दीजिए, p एंड q आर इंटीजर्स। p और q यहाँ पे इंटीजर्स है, ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर ये वैल्यू जो आई ये अब थ्योरम पे डिपेंड करती है, जो अभी मैंने थ्योरम बताई थी कि कोई भी नंबर है वो प्राइम नंबर है, वो किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो वही चीज यहाँ पे यूज करनी है। 3 देखिए ध्यान से, 3 क्या है, प्राइम नंबर है, और 3 किसको डिवाइड कर रहा है, p स्क्वायर को, है ना। डिवाइड का मतलब डिवाइड कर रहा है, सिंपल। तो 3 अगर यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी है एज 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, देन 3 डिवाइड p ऑल्सो, ठीक है। अगर 3 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स 3 अगर p को डिवाइड करता है तो कोई भी नंबर 3 अगर p को डिवाइड करता है तो 3 किसको डिवाइड कर सकता है, 3 की टेबल वाले नंबर्स को, 3 के मल्टीपल्स को। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स 3 जिसको डिवाइड करता है वो 3 का मल्टीपल है, तभी उसको 3 डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। कल परसों के जो वीडियो थे आप देख लीजिएगा, उनसे क्लियर हो जाएगा। उसमें बताया था मैंने क्लियर कि कोई नंबर अगर किसी को डिवाइड कर रहा है तो उसका मल्टीपल ही होता है, तभी डिवाइड कर सकता है। सो यहाँ पे p जो है उसको 3 डिवाइड कर रहा है। सो जो p है दैट कैन बी रिटन एज मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब होता है 3 का कुछ भी मल्टीपल, 3 1 जा 3 ले सकते हो, 3 2 जा 6 ले सकते हो। यानी कि 3 इंटू 2 लिखना होता तो वो एक पर्टिकुलर हो जाएगा, मैंने m बोल दिया यहाँ पे। m का मतलब यहाँ पे इंटीजर से है, इंटीजर मतलब समझ गए होंगे 1 2 3 4 कोई भी प्लस माइनस कुछ भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव ही लेके चलना, काम चल जाएगा। सो m यहाँ पे कोई भी इंटीजर है, 3 इंटू सम इंटीजर इज इक्वल टू p। सो p इज इक्वल टू 3m है। अब आप क्या कीजिए, इसको नंबर 1 डाल दीजिएगा और यहां से आप करेंगे क्या, पुटिंग p इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिएगा, देखिए क्या आता है, p में रख दीजिएगा 3m, 3m स्क्वेयर अपॉन 3 इज इक्वल टू q स्क्वेयर। दिस इंप्लाइज 9m स्क्वेयर अपॉन 3 इज इक्वल टू q स्क्वेयर। अब आपको कैंसिल आउट करना आता होगा, 3 3 जा ये हो गया, 3m स्क्वेयर इज इक्वल टू p। क्लियर हुआ मैंने क्या किया, मैंने p की जो वैल्यू आई थी ये मैंने यहाँ पे रख दी, तो एज इट इज मैंने रखता गया, यहाँ से सॉल्व करता गया। अब देखिएगा फिर सेम सिचुएशन यहाँ पे किस था, यहाँ पे 3 यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई में आया जैसे यहाँ पे था, तो हमने क्या किया था, डिवाइड में लगे थे दूसरी साइड जाके, तो वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो m स्क्वेयर इज इक्वल टू q स्क्वेयर बाई 3, ठीक है ना। तो आप यहां से फिर से देखेंगे कि क्या होगा, 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है किसको, q स्क्वेयर को। सो फिर से कहेंगे क्या, 3 डिवाइड्स q स्क्वेयर, देन हियर
देन 3 डिवाइड q ऑल्सो। फिर से सेम लाइन आ गई जैसे यहां पे आई थी, वही एज इट इज यहां पे आएगी, सेम टू सेम है, आपको एज इट इज नोट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 किसको डिवाइड कर रहा है, q को डिवाइड कर रहा है, और 3 अगर q को डिवाइड कर रहा है तो फिर इस वही सेम लाइन की 3 का मल्टीपल होगा वो q भी। दिस इंप्लाइज q इज मल्टीपल ऑफ 3। और मल्टीपल ऑफ 3 देखिए हम यहाँ पे m तो पहले लगा लिया, अब कुछ और लगा दो, m की जगह n लगा दिया, क्योंकि n पहले नहीं आया कहीं पर भी, ठीक है ना, जो नहीं आया वही लेना आपको। तो यहाँ पे मैंने n ले लिया। अब इसको नंबर 2 डाल दीजिएगा, इसको नंबर 3 डाल दीजिएगा। सो यहाँ पे हम देखते हैं फ्रॉम 2 and 3 दोनों इक्वेशन को आप देखें ध्यान से, p इज इक्वल टू 3n एंड q इज इक्वल टू 3n, यानी कि क्या हुआ, p और q जो है दोनों के दोनों किसके मल्टीपल है, 3 के मल्टीपल है। और हमने देखो ध्यान से देखिए स्टार्टिंग में क्या लिखा था, हमारे अजम्पशन में हमने क्या लिखा था, p एंड q आर को प्राइम, और को प्राइम नंबर होते हैं एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं आता, एक दूसरे को नहीं कैंसिल आउट कर सकते। और लेकिन ये 3 के मल्टीपल है तो ऑब्वियसली जैसे 3 का मल्टीपल सपोज ये 6 है और ये 9 है, ये 9 है, ये 12 है ना, तो 3 के मल्टीपल्स आप ले लीजिए, वो तो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, है ना, एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, तो ये तो अजम्पशन गलत हो जाएगी, जो हमने अज्यूम किया वो गलत हो जाएगा। सो फ्रॉम 2 and 3 यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 2 and 3 p and q आर नॉट को प्राइम, दोनों को प्राइम नहीं है क्योंकि कुछ कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन है दोनों में, है ना। सो आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने सपोज किया था, तो सुपोजिशन इज रॉन्ग, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और ये कोई कॉन्ट्राडिक्शन अगर आ रही है तो मैंने बताया था कॉन्ट्राडिक्शन जब आती है तो मतलब हमने जो अज्यूम किया है वो गलत था। तो हमने अज्यूम क्या किया था, लेट अस अज्यूम दैट, सपोज दैट, ये वाला है, ये हमने अज्यूम किया था, सपोज किया था। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। अब तो सो √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल क्यों आया, क्योंकि हमने जो सपोज किया था, क्या सपोज किया था कि रैशनल है, तो वो गलत होगा क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आ गई है ना। तो इट मीन्स √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो स्टूडेंट्स यही कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यही कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं अगर आप √2 होता, √5 होता, √7 होता, √11 होता, पर प्राइम नंबर अगर रूट के अंदर है तो आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना कंसेप्ट आता है, आपके सामने है। अब जो हमने क्वेश्चन किया है उसी से रिलेटेड आपके कुछ थोड़ा सा उनका अपर वर्जन है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो 2√3 इरेशनल शो करना है, ठीक है। तो बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको आपको पिछला पार्ट जैसे किया वैसे ही कुछ वैसा ही करना है। अब मैं कोशिश आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको कर रहा हूँ, 2√3 इज एन इरेशनल नंबर आपको शो करना है, ठीक है। स्टार्टिंग उसी से करते हैं। लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज, क्या सपोज करना है, 2√3 इज रैशनल। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, हमने सपोज कर लिया कि ये रैशनल है। अब रैशनल है तो क्या होगा, 2√3 कैन बी रिटन एज, जैसे उसमें किया था p/q। देखिए एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे, अगर आपके पास ओनली √2, √3, √5 अकेला है, सिंगल है, तो आप p/q लेके चलना, ठीक है ना। लेकिन अगर कुछ मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, माइनस कुछ है, जैसे इनमें है देखिएगा, तो उस केस में आप सिर्फ r ले सकते हैं। r एनी रैशनल को बोल सकते हैं, क्योंकि r का मतलब जैसे सपोज 2 है, ये 2 भी तो रैशनल है। कैसे रैशनल है, डिवाइड बाय 1 लगा दो, ठीक है ना। रैशनल नंबर का मतलब होता है दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो क्या 2 है, 3 है, 3 को क्या मैं रैशनल नहीं बोल सकता, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि 3/1 भी 3 ही होता है, तो दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, है ना। तो आप सिंपली r बोल सकते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। सो हम इसको r ले लेंगे, वेयर r इज एनी इंटीजर, या इंटीजर भी बोल सकते हैं, रैशनल भी बोल सकते हैं इंटीजर, क्योंकि अभी बताया कोई भी, जैसे ये इंटीजर है, इसको रैशनल भी बोल सकते हैं, ये रैशनल भी है क्योंकि डिवाइड बाय 1 कह सकते हैं, है ना। तो आप यहाँ पे इंटीजर लिखिए, रैशनल लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से सोल्व करते हैं, तो √3 इज इक्वल टू r/2। क्या करना है आपको, जो रूट वाला पार्ट है ना उसको अकेला छोड़ देना है, बस इतना करना है।
रूट वाले पार्ट को अकेला छोड़ दीजिए। अब जैसे ही रूट वाला पार्ट आपका अकेला होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया, r/2, कुछ ना कुछ तो आएगा। सो ये तो आपका रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल डिवाइड बाय रैशनल या इंटीजर बाय 2, इंटीजर बाय इंटीजर क्या आएगा, रैशनल ही आएगा, आप ये कह लो चाहे, है ना। तो ये आपका रैशनल आ गया। ये क्या आ गया, अभी अभी प्रूव किया, √3 होता है या √5 होता है या √2 होता है तो ये रैशनल है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं यहाँ से। कैसे, आप लिखिए एज वी नो √3 इज एन इरेशनल नंबर बट r/2 इज a rational number, so both cannot be equal, so दोनों इक्वल नहीं हो सकते, और इक्वल नहीं हो सकते तो ये इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, और कॉन्ट्राडिक्शन है सो आवर सुपोजिशन, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो अजम्पशन इज रॉन्ग मतलब क्या हुआ, अजम्पशन हमने क्या ली थी, रैशनल लिया था, तो रैशनल नहीं है, और रैशनल नहीं है तो क्या है, इरेशनल है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे फिर से मैं बता रहा हूँ जल्दी से, ये आपका इरेशनल है, लास्ट क्वेश्चन में बताया था, तो डायरेक्ट लिखना 2 नंबर में अगर आता है तो ये इरेशनल है, ये आपका रैशनल है। दैट कैन नॉट बी इक्वल, बोथ कैन नॉट इक्वल, है ना। तो बोथ कैन नॉट बी इक्वल तो आप बोलेंगे कि इट कैन नॉट बी पॉसिबल, सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग, देयरफॉर दिस इज इरेशनल नंबर। क्लियर। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है तो क्या करते, 4 या उससे 5 मार्क्स में भी आ सकता है, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, आपको यहाँ तक आके, अब इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक छोड़ के इक्वेशन नंबर कोई भी डाल के छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है, √3 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो आपको पता है, अभी किया था पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो √3 को आप इरेशनल प्रूव कर देंगे आराम से। देन लास्ट में आपके पूरा प्रूफ जो आपने किया था वो करना है। फिर हम लास्ट में लिख देंगे एज वी हैव प्रूव्ड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर बट राइट हैंड साइड इन इक्वेशन नंबर दिस वन जो भी थी इक्वल इज इरेशनल नंबर, देयरफॉर बोथ कैन नॉट बी इक्वल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस दिस इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए दोबारा से इसको रिवाइंड कर लेना और दोबारा से सुन लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है 2/√3, यानी कि आपके पास नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। 2/√3 फिर से वही इरेशनल शो करना है ना। तो इरेशनल के लिए फिर वही लेट अस सपोज दैट दिस इज रैशनल, सो इट इज इक्वल टू r, ठीक है। r पे इक्वल रख दिया तो दिस इंप्लाइज 2 इक्वल टू √3r, where r is rational number और an integer, ठीक है। तो यहां से मैंने अभी बताया था रूट वाले पार्ट को अकेला छोड़ देना है, तो आप क्या कहेंगे, यहां से हम बोल सकते हैं √3 इज इक्वल टू 2/r। अब यहाँ पे देखिए फिर से वही स्टेप आ गया, जैसे यहाँ पे था वही स्टेप यहाँ आ चुका है। तो ये क्या था, इरेशनल नंबर, और 2/r क्या था, रैशनल नंबर। अभी अभी प्रूव किया, ये अभी देखा था, अभी लास्ट क्वेश्चन में भी था ये पार्ट। तो हम वही सेम बात आती है, अगर 2 मार्क्स में है तो डायरेक्टली कह सकते हैं, और अगर यही क्वेश्चन 4 और 5 मार्क्स में आता है तो आपको इसको अलग से, इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी 1 2 3 डाल के और आगे फिर आपको शुरू कर देना है। इसको ये रैशनल प्रूव करना पड़ेगा √3 को यहीं से, और फिर हम लास्ट में लिख देंगे और सपोजिशन इज रॉन्ग, सो इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये शो करना है। हम सपोज फिर से वही लेट अस सपोज दैट दिस इज रैशनल, देन इट इज इक्वल टू r। दिस इंप्लाइज फिर वही सेम स्टेप, √3 को एक साइड छोड़ना है तो r-2, ठीक है ना। तो रैशनल या इंटीजर में से 2 माइनस करो तो नया इंटीजर ही आएगा, रैशनल ही आएगा। रैशनल में से 2 माइनस करोगे रैशनल आएगा, इंटीजर में से 2 माइनस करोगे तो भी रैशनल और इंटीजर ही आएगा, ठीक है ना। तो फिर से वही सेम स्टेप आ गया ना। तो हर जगह आप देखेंगे इसमें भी और इसमें भी सेम स्टेप आते आ जाता है। जैसे यहाँ पे आ गया फिर से वही 2 नंबर में अगर आता है 2 मार्क्स में, तो आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं एज वी नो √3 इज एन इरेशनल नंबर बट दिस इज रैशनल नंबर, सो इट कैन बी प्रूव, जिस जैसे हमने पीछे किए हैं। अब आता है लास्ट पार्ट इसी के, 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। स्टेप वही है, इज इक्वल टू r लेके चलते हैं। सो यहाँ पे 3 था, पहले इसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। 2√5 इज इक्वल टू r-3। कैसे किया, 3 प्लस था उधर जाके माइनस कर दिया। दिस इंप्लाइज, मैंने क्या कहा था, रूट वाले पार्ट को अकेला रखना है एक तरफ, तो √5 इज इक्वल टू r-3/2 आ गया। फिर से सेम स्टेप है ना। 2 मार्क्स में है तो डायरेक्टली, और अगर 4 या 5 मार्क्स में है तो आपको इसको भी आगे फर्दर प्रूव करना पड़ेगा √5 को। वो कैसे करेंगे, 3 की जगह जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था
लास्ट में रूट 3 था तो वहाँ पे रूट 5 कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके एक्सरसाइज नंबर 1.3 NCERT। ठीक है, NCERT की एक्सरसाइज नंबर 1.3 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, इसके सोल्ड एग्जाम्पल आपको गिवन है उनको यूज़ कीजिए। कुछ मेरे वीडियो को देखिए ध्यान से और दोनों को मैच करके जब आप इकट्ठा करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। और मैं फिर से बता दूं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पक्का आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नंबर मत कटवाइएगा, जानबूझिए नंबर मत कटवाइए। तो इसी के साथ ये आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और क्योंकि 1.3 एक्सरसाइज का जो मुझे आज टारगेट मैं लेके चल रहा था वो मुझे मेरा पूरा हो चुका है, 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद हम कल करेंगे 1.4। और इसी के साथ ये मेरा, अगर आपको चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि और बच्चों को भी ये वीडियोज़ पहुँच सके और वो भी इस चैनल को देख सकें अच्छे से। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।